नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में होगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम मनोहर लाल बैठक की करेंगे अध्यक्षता। तो बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पंचायत चुनाव से जुड़ी एक रिपोर्ट पर भी बड़ी चर्चा होगी। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट पर चर्चा होगी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट मंजूर भी हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। तो इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे और दोपहर 3 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर पर आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से जुड़ी एक रिपोर्ट पर बड़ी चर्चा होगी। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट पर चर्चा होगी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट मंजूर भी हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। तो वहीं दोपहर 3 बजे सचिवालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी एक रिपोर्ट पर होगी बड़ी चर्चा। पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट पर होगी चर्चा और पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट मंजूर भी हो सकती है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब तमाम जो पार्टियां हैं वो भी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है, जिले वाइज भी बैठकें की जा रही है और इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी और यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर के यहां पर बड़ी चर्चा होगी और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के रणनीतियां यहां पर बनाई जा सकती हैं, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में अब बीजेपी भी पूरा फोकस पंचायत चुनाव पर कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी और पिछड़े वर्ग आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट मंजूर भी हो सकती है। इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी भी पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? वेद प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। वेद प्रकाश जी की आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पे। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। नहीं, भाजपा सबके साथी को मिल रही है क्या? वो कह रहे थे आवाज नहीं मिल रही। अच्छा, तो सबसे पहले जागृति जी, मैं हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को बधाई दूंगा जी कि उन्होंने बहुत कम समय में अपनी रिपोर्ट दे दी जी। और दूसरा, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करूंगा कि आज उनकी बैठक हो रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दे दी, अब वो जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर जो पिछड़े वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देना है उसकी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करें और जब तक वो कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती पंचायत चुनाव ना करवाएं। थोड़ा डिले हो जाए तो कोई बात नहीं, पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले।
और जहां तक तैयारी की बात है, हम तैयार हैं। जब भी हरियाणा चुनाव आयोग चाहे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर वो चुनाव की घोषणा कर सकता है। हम अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं। भाजपा अपने सिंबल पर लड़े या कैसे लड़े, ये उनका अपना निजी मामला है, ये उन्होंने तय करना है। हमने अपने हर जिलों के अंदर अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है और हमारा प्रयास होगा कि जो हरियाणा के चुनाव होंगे पंचायत चुनावों में, इसमें अच्छे लोग और कांग्रेस विचारधारा के लोग पंचायतों में, ब्लॉक समितियों में और जिला परिषद में आए, ताकि गांव की सरकार अच्छे ढंग से चलाई जा सके। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से बीजेपी तो तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल भी जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, अब बैठक होने जा रही है, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। इससे पहले 5 जिलों को लेकर के भी बैठक की गई थी, अभी दोबारा वो बैठक भी होने जा रही है। लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, क्या कुछ अहम इस बैठक में रहने वाला है? देखिए, आज मंत्रिमंडल की बैठक है। मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडा पहले नहीं आते हैं, लेकिन एक अनुमानित और एक संभावित एजेंडा आपने बताया है कि इस पर ओबीसी के जो आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उसको आधार बनाकर उसी पर पंचायत चुनाव करवाने संबंधी जो है एक कैबिनेट फैसला ले सकती है। एक आपने ये बताया। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो 2 और 3 तारीख को हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, 2 और 3 सितंबर को, और वो भी मंत्री समूह की एक बैठक में रहने वाले हैं। तो उसमें उसको लेकर भी हो सकता है कि किन किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय तौर पर किस प्रकार का समन्वय जो है पार्टीगत तौर पर जो है मंत्री समूह चाहता है, और किस प्रकार से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या अपेक्षा रखता है यहाँ के जन कल्याण के लिए, गरीब उत्थान के लिए, किसान के विकास के लिए, अन्य अन्य विषयों पर क्या बात हो सकती है, उस पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने चर्चा की 5 जिलों की बैठक की। देखिए, ये पहली बैठक नहीं है जो आज हिसार में हो रही है, इससे पहले गुरुग्राम में भी हो चुकी है, पंचकुला में भी हो चुकी है। अलग अलग 4 बैठकें जो हैं, 5 बैठकें बल्कि कहूंगा, अलग अलग 5-5 जिलों की 5 बैठकें जो हैं पहले से इसके शेड्यूल थी। किस प्रकार से हम बैठकों में, मैं भी रहा हूं 2 बैठकों में, उनमें संगठनात्मक चर्चा हुई है। चर्चा ये भी हुई है कि किस प्रकार से पार्टी के संगठन को, जो पहले ही बूथ से नीचे पन्ना तक पहुंच चुका है, उस पन्ना प्रमुख से भी आगे बढ़कर क्या हम उस अपने पन्ना समिति भी बना सकते हैं, यानी 60 वोटरों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिसको पन्ना प्रमुख कहते हैं, वो है, क्या उसकी पन्ना प्रमुख की कोई त्रिदेव जैसी रचना भी हो सकती है, यानी 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, या क्या 6 या 7 लोगों की एक समिति भी बन सकती है? इस पर जरूर जो है चर्चा निश्चित तौर पर इन बैठकों में हुई है। इसके साथ साथ जो मैराथन काम जो है भाजपा के कार्यकर्ता करते रहे हैं, निरंतर करते रहे हैं, और इसके लिए तारीफ के योग्य हैं। वो किस प्रकार से बड़े अनुशासित तरीके से पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश से और राष्ट्र निष्ठा के अनुसार हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए हम राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। उस निष्ठा के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन बैठकों में करते रहे हैं। रही बात आज की जो अनुमानित एक एजेंडा आपने बताया ओबीसी वर्ग वाला, कि ओबीसी की रिपोर्ट जो है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है, उस पर कैबिनेट कोई फैसला ले सकती है। मैं भी इस बात में वेद प्रकाश जी भाई साहब के साथ हूं, क्योंकि भाजपा का ये स्वप्न रहा है कि जो असल पिछड़ा वर्ग है, जो बीसी ए ब्लॉक में आता है, जिसमें बहुत सारी जातियां हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उनके प्रतिनिधित्व के तहत हम ही जो है ये 7 सितंबर 2020, माफी चाहूंगा 7 नवंबर 2020 को हम ही ये संशोधन लेकर आए थे। ठीक है, कुछ विपक्षी पार्टियां उसको लेकर अपने अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से वो कोर्टों में गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी जो है बीच का रास्ता हमारे लिए छोड़ा था। लेकिन हम चूंकि कटिबद्ध हैं, संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी के रूप में गरीब कल्याण के लिए और पिछड़ा विकास के लिए, इसलिए हम उस पर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एश्योर करना चाहता हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी को भी, और उनके अलावा सभी प्रदेश की जनता को, कि जिस प्रकार से ये सुधार हम लेकर आए,
कि BCA को भी जो है अलग से 8 में से 2 सीटों का आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें हम पूरे तरीके से संकल्पित हैं और इसको बहुत जल्दी चालू करेंगे, इसको लागू करेंगे। इसीलिए जो है पिछड़ा वर्ग आयोग ने इतनी जल्दी जो है ये रिपोर्ट दी, जिसकी प्रशंसा भी वेद प्रकाश जी भाई साहब ने भी की थी। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से अब जो है रैलियों, अगर बात की जाए रैली की, तो जल्द ही कांग्रेस भी रैली करने जा रही है बेरोजगारी को लेकर के, और खासतौर पर जो महंगाई है उसको लेकर के रैली की जा रही है। क्या लगता है कि इन रैलियों से आम जनता पर या पंचायत चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, पंचायत चुनाव पर महंगाई का तो निश्चित असर पड़ेगा जी, पर हमारी रैली का पंचायत चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है जी। हमने अपनी रैली की तैयारी के लिए 3 बैठकें कर ली है और चौथी आज है रोहतक जिले की। तो हम भी उन बैठकों के अंदर पार्टी संगठन और पंचायत चुनावों की भी बात कर रहे हैं, पर हमारा मूल फोकस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने का है। और 4 सितंबर को आप स्वयं देखेंगे हरियाणा में कितनी भारी तादाद में दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग अपनी उपस्थिति दिखाकर मोदी भाजपा सरकार की महंगाई बढ़ाने की नीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने हल्ला बोल का शंखनाद करेंगे। जी। निश्चित रूप से जो रैली के अंदर जाएंगे वो भी ग्रामीण लोग हैं, और गांवों में चुनाव होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता रामलीला मैदान की रैली में जाएंगे, उससे गांवों के अंदर कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत होगी और पंचायत चुनावों में भी स्थिति मजबूत होगी। जी। तो वेद प्रकाश विद्रोही जी, महंगाई को लेकर तो कांग्रेस लगातार ही हल्ला बोल करती नजर आ रही है। निकाय चुनाव में भी इसका कोई खासा असर देखने को मिला नहीं था। निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का खासा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। जागृति जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस ने तो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जी। और दूसरी बात, आपका ये कहना इन निकाय चुनावों पर असर नहीं पड़ा, ये तथ्यों के विपरीत है। इन्हीं निकाय चुनावों के जो पिछले चुनाव हुए थे, उन चुनाव में भाजपा को 55% वोट मिले थे। 55%, ये आप रिकॉर्ड की बात है। और ये जो चुनाव हुए, इनमें भाजपा को 4% वोट मिले थे और भाजपा के सहयोगी दल जजपा को 4% वोट मिले थे। अगर हम दोनों को मिला लें तो 30% वोट मिले थे। फिर भी 25% मतदाताओं की कमी होना, 25% मतदाताओं का भाजपा को मतदान नहीं करना, यह अपने आप में दर्शाता है कि महंगाई का मतदाताओं के मन में कुछ ना कुछ तो असर था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम चुनाव नहीं लड़े, इसलिए आप हमारी बात से सहमत हो या ना हो, क्या आपकी मर्जी। जी, प्रोफेसर विदुर रावल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि वेद प्रकाश विद्रोही जी का कहना है कि महंगाई का असर तो दिखेगा। वेद प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो आंकड़े हैं उनका कई बार डायसेक्शन कर चुका हूं। वो फिर से चाहेंगे तो मैं ये 26 और 4% मिलाकर जो उन्होंने 30% बताया, इसके अलावा जिस प्रकार से कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ने अपना सिंबल नहीं दिया था, ऐसी भी जो है लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 113 के करीब सीट थी। उनका अगर 21% और जोड़ लें तो ये 51% बन जाता है। 51% अगर हमें समर्थन मिल रहा है तो बाकियों के पास रह जाता है, सारे विपक्ष के पास मिलकर रह जाता है 49। हमारे यहां पर भी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हुआ करते थे, वो भी 51% की लड़ाई की ही बात करते थे। लेकिन खैर, मैं इस प्रतिशत में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जिस 30% को ये कम बता रहे हैं, उस 30% से भी कम वोट लेकर 2009 में कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनाई थी। याद करें, वेद प्रकाश जी तो उस समय एकमात्र पूरी कांग्रेस में 2002 में नहीं बनी सर, कांग्रेस की सरकार 2005 में बनी थी हरियाणा में। नहीं, और हमें उस समय 47-48% वोट मिले थे। चलिए मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं तो जो 2009 के जो चुनाव थे, जिस चुनाव के बाद वेद प्रकाश विद्रोही जी एकमात्र प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के उस समय। ये 2009 का है जिसमें हमें कम वोट मिली थी, आपकी बात, और हम सरकार बना गए थे। मैं आपको केवल शुद्ध कर रहा हूं।
ठीक कह रहे हैं। तो जो 9 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 40 विधायक आए थे, उसमें उनकी वोट प्रतिशत 28.3% थी। इसको डिस्प्यूट कर दीजिए आप। अच्छा, तो इसके अलावा और चलते हैं, और थोड़ा पीछे चलते हैं। 2004 में जो कांग्रेस ने यूपीए की सरकार बनाई थी केंद्र में, उनका वोट प्रतिशत केवल 25.7% था। तो अगर 51% कम है तो 25% क्या हो, इस पर विचार कर ले। लेकिन मैं इससे बड़ी एक बात कहना चाहता हूं, आंकड़ों के जाल में केवल अगर बात करते रहेंगे तो नहीं। अभी हर चुनाव, कोई भी चुनाव हो रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो चुनाव से पहले क्या बात कहते हैं और चुनाव के नतीजे क्या उन बातों से मैच करते हैं, इसकी एक बार जांच कर लें। क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा था, जागृति जी, कि हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे? हुआ ये कि 46 में से 31 सीट भाजपा की आ गई। अब इस प्रकार से अगर ये सुपड़ा साफ करने को कहते हैं, इनका सुपड़ा साफ करने का अर्थ जो है 46 में से 31 सीट होता है, तो स्वागत है, आप बार बार हमारा सुपड़ा साफ करते रहिए। इसी प्रकार से 3 उपचुनाव की बात बार बार करते हैं, कांग्रेस के साथी करते हैं। उसमें भी उनको बताना चाहता हूं, हमने तीनों चुनाव में, जींद में हमने ऐतिहासिक तौर पर जीत दर्ज की। हमारी इतिहास में कभी जींद में हमें सीट नहीं मिली। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी जमानत जब्त हुई और हम जींद में जीते। बड़ौदा, जहां पर 2014 में जब हमने सरकार बनाई, सबसे कम वोट कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में था? बड़ौदा में 2791 वोट थी। 2791 से बढ़कर हमने 40,000 से भी अधिक ली 2021 में। तो और ये कब? जब यहां पर एक कृत्रिम किसान आंदोलन बनाकर भाजपा के विरुद्ध सभी लोगों को लामबंद किया जा रहा था। हमारा वोट प्रतिशत कितना बढ़ गया? 80 टाइम्स, 80 गुना बढ़ गया साहब, 80 गुना। अच्छा, फिर अहलनाबाद का एक उपचुनाव हुआ। अहलनाबाद के अंदर एक व्यक्ति जो है छाती पर हाथ मारकर गया कि मैं भाजपा का सुपड़ा साफ कर दूंगा, मैं अपनी सीट को त्याग करके जा रहा हूं और अब देखना मेरे को कितना समर्थन आएगा। सभी आंदोलन जीवियों ने, सभी ने अपना आंदोलन छोड़कर अहलनाबाद जाकर प्रचार किया भाजपा के खिलाफ। 12-12 गांव में भाजपा के कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दिया गया, बाहर 4 लठैत बैठ जाते थे। उन 12 के 12 गांव में से भी 10 गांव में भाजपा जीती। कमाल की बात है, जिन गांव में भाजपा को घुसने नहीं दिया जा रहा, गांव के लोग भाजपा को चाहते थे, 4 लठैत नहीं चाहते थे। यानी बदमाशी भी कर ली। कांग्रेस की वहां पर भी जमानत जब्त हुई अहलनाबाद में, और हमने ऐतिहासिक तौर पर अपना वोट प्रतिशत 33% तक बढ़ा दिया। हमारे पिछली बार 45,000 आया था और हमारा 60,000 आ गया। और छाती पर हाथ मारने वाला जो व्यक्ति था वो 15,000 के मार्जिन से पिछली बार जीता था, इस बार उसका मार्जिन घटकर 6,000 रह गया। तो मतलब एक बार इसका भी आकलन करना चाहिए जब आप बार बार कहते हैं। और आपने 5 राज्यों में जिन विषयों को लेकर आज रैली कर रहे हैं, 5 विधानसभा के जो राज्य थे, इन विषयों को मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात जागृति जी। इन विषयों को लेकर कांग्रेस जो है 5 राज्यों में गई। हुआ क्या? उत्तराखंड में हमेशा एक ट्रेंड देखते थे, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। इस बार कांग्रेस की आनी थी सरकार, नहीं आई। कांग्रेस की सीटें घट गई और सरकार फिर भाजपा की आ गई। उत्तर प्रदेश में कभी इतिहास में नहीं हुआ। जी बिल्कुल प्रोफेसर विदुर रावल जी, यहाँ पे माफी चाहूंगी, समय के अभाव को देखते हुए यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर विदुर रावल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपना कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। जो हत्याकांड मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। गोवा पुलिस हिसार में करेगी पूरी तफ्तीश, सोनाली के परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सोनाली हत्याकांड में अब जांच और तेज हो चुकी है। गोवा पुलिस हिसार में अब पूरी तफ्तीश करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि सोनाली के परिजन भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज से गोवा पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच अब हिसार में भी शुरू करेगी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सही है कि गोवा पुलिस हिसार पहुंच चुकी है और आज पूरे दिन इस प्रकार की जो जानकारी है गोवा पुलिस यहाँ से जुटाएगी। और जैसे ही पहले सदर थाना पहुंचने का गोवा पुलिस का कार्यक्रम, उसके बाद वहां हरियाणा पुलिस और हिसार पुलिस के साथ मिलकर के जो संत नगर में कोठी है सोनाली फोगाट की, वहां पर जाया जाएगा। उसके बाद उसके फार्म हाउस पर जाया जाएगा। परिवार के लोग भी पुलिस के साथ मिलकर के पूरा जो सर्च अभियान रहेगा या जो पूछताछ का कार्य पूरा ये घटनाक्रम रहेगा उसमें साथ रहेंगे, क्योंकि परिवार के लोग भी जो है वो सदर थाना पहुंचे हैं और वहां से गोवा पुलिस के साथ आज पूरा दिन यहाँ पर जांच रहेगी। गोवा पुलिस के पहुंचने के बाद किन किन पहलुओं पर बारीकी से जांच होगी, किन किन लोगों से पूछताछ की जाएगी, ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। जागृति
जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से सोनाली के जो परिजन है वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और एक तरफ जो पुलिस की तफ्तीश है वो अब तेज हो चुकी है, जांच तेज हो चुकी है, तो क्या अब वो थोड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं जांच से? देखिए, जागृति परिवार के लोग अभी भी सीबीआई जांच की ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि गोवा पुलिस पर लगातार वो सवाल उठाते रहे। हालांकि हिसार में आज गोवा पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है, लेकिन परिवार के लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। इसी बीच में जो शिवम था, जिस पर यहाँ फार्म हाउस से लैपटॉप और डीवीआर चोरी करने के आरोप लगे थे, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिसार पुलिस उससे भी पूछताछ। परिवार के लोगों द्वारा अब भी सीबीआई जांच की मांग इसलिए की जा रही है कि जो भी यहाँ पर आज शोक व्यक्त करने के लिए नेता आ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि इसके पीछे बड़े पर्दे के जो लोग हो सकते हैं, बड़े चेहरे इसके पीछे हो सकते हैं। और इसी प्रकार परिवार के लोगों का भी मानना है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है और सीबीआई जांच से ही उस साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, अगर गुरुग्राम वाले फ्लैट की बात की जाए तो उसको लेकर के भी सोनाली के परिजनों का यही कहना है कि जब वो वहां पर मौजूद हो उस दौरान ही वहां पर जो है जांच की जाए। तो इस पर क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो अभी जागृति कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन परिवार के लोगों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि गुरुग्राम फ्लैट की जब भी जांच की जाए, जब उसमें कोई सर्च अभियान चलाया जाए तो परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में चला जाए, क्योंकि पहले ही बहुत सारे सबूत जो है नष्ट किए जा चुके हैं। जो आरोपी हैं उन्होंने जिस प्रकार से पहले 3 दिन तक वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी थी, ये भी गोवा पुलिस पर एक बड़ा आरोप परिवार की ओर से लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की देरी को लेकर भी वहां के प्रशासन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तो परिवार के लोगों का कहना है कि अगर अकेली गोवा पुलिस इस प्रकार का सर्च अभियान चलाती है या वहां से साक्ष्य जुटाती है तो बहुत सारे सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। इसलिए परिवार के लोगों को साथ में लेकर ही आगे जांच बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल अनूप, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि गोवा पुलिस तो इस पूरे मामले की जांच आज से शुरू करेगी हिसार में। क्या गोवा पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस भी संयुक्त रूप से इस जांच में सम्मिलित रहेगी? देखिए, गोवा पुलिस हिसार सदर थाना में पहुंचे और वहां पर उनको जिस प्रकार की जरूरत होगी, अगर वो जरूरत महसूस करेंगे कि हरियाणा पुलिस या हिसार पुलिस उनके साथ हो तो वो हिसार पुलिस उनके साथ रहेगी। और अगर उनको ये लगता है कि सिर्फ परिजनों के साथ मिलकर वो इस जांच को आगे बढ़ा रही है तो उस तरह से जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि गोवा पुलिस किस प्रकार से इस पूरे मामले की जांच करती है, क्योंकि हिसार पुलिस यहाँ पर तैनात है। हिसार पुलिस की अगर सहायता ली जानी है तो हिसार पुलिस मौके पर है और गोवा पुलिस भी या उनके साथ मिलकर के आज इस पूरी जांच का घटनाक्रम जो है वो दिन भर चलेगा। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि और क्या क्या इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक सीबीआई जांच को भी मंजूरी नहीं दी गई है। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से गोवा सरकार द्वारा एक दस्तावेज हरियाणा सरकार को भेजा गया है, डीजीपी लेवल से डीजीपी लेवल को भेजा गया है और बिल्कुल ये कहा गया है कि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसको परिवार के बाद कहीं न कहीं ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए कि ऐसे क्या कॉन्फिडेंस डॉक्यूमेंट है जो परिवार के लोगों से नहीं बताए जा रहे। तो परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच होगी तभी जाकर के इस पूरे मामले से पर्दाफाश होगा। इसके पीछे बड़े लोगों का षड्यंत्र माना जा रहा है, सिर्फ 2 लोग ही नहीं हो सकते, इसके पीछे साजिश में बहुत सारे लोगों का होने का संदेह परिवार के लोगों की तरफ से जताया जा रहा है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।